हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी 10th क्लास की एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये है चैप्टर नंबर, ये इकोनॉमिक्स में से हो जाएगा। तो ये है संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास इसमें देखते हैं कि संसाधन क्या है कि जो हमें प्राकृतिक रूप से, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से हमें जो प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज, लवण, सोना, चांदी। तो जो संसाधन हो गए ये जो हमें बिना किसी ज़्यादा कोशिश के हमें पृथ्वी से जो कि तो ही हमें प्राप्त हुए हैं, उनको कहते हैं हम संसाधन। तो इसमें आ जाएंगे तो संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। एक आ जाते हैं कि प्राकृतिक, दो प्रकार के हो जाते हैं। एक आ जाते हैं मानवीय। तो प्राकृतिक में कौन से आते हैं, जो हमें प्रकृति से स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। तो उनमें प्राकृतिक में भी दो तरह के हो जाते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या है कि जो अपने आप ही मतलब पर्यावरण में ने हमें दिए हैं और अपने आप ही इनका रूप बदल जाता है। हवा है, पानी है, जल है, ये एक न एक तरह से, मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तो ये हमें एक बिना किसी बाहर के प्रयास के स्वतः ही प्राप्त हो गए। फिर आ जाते हैं ये भी नवीकरणीय में भी सतत में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं जैव। जैव में किस तरह से आ जाते हैं कि हमारी प्रकृति, जो प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, ये आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि प्राकृतिक का ही सेकंड पार्ट हो जाता है अनवीनीकरणीय। तो अनवीनीकरणीय क्या है कि जो मतलब एक बार हमने यूज कर लिए ना, और यूज करने के बाद उनका जो है भंडारण खत्म हो जाता है, तो उसको अनवीनीकरणीय, यानी दोबारा से वे हमको बहुत जल्दी प्राप्त नहीं हो सकते, इस तरह से। फिर इनमें भी आ जाते हैं कि पुनः चक्रीय। तो पुनः चक्रीय कौन से होंगे? पुनः चक्रीय कैसे? जो खुद ही पृथ्वी ने बनाए हैं, जैसे कि भूकंप वगैरह आ जाते हैं, उसमें फिर क्या होता है, कुछ जगह पर ये ज़मीन पलट जाती है। बस बहुत से कारण होते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, बहुत से ऐसे पेड़ पौधे, तो उनसे क्या बनती है, धातु हो जाते हैं, और इनको कम से कम 50 साल और उससे भी ज़्यादा समय, इससे भी मतलब दिन का ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये धातु वगैरह जो है एक निश्चित मात्रा में होती हैं, और इनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि एक बार यूज कर लिया हमने, तो ये अनवीनीकरणीय में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि अचक्रीय जैसे। तो अचक्रीय जैसे अचक्रीय में क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जैसे कि ये पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, और किसी कारण से पृथ्वी का भूकंप वगैरह किसी से भी मतलब, और ये धरती का मतलब पलट जाती है, धरती पलट जाती है, कोई भी किसी भी मतलब किस तरह की ऐसी, वो आप कह सकते हैं। और इसमें क्या है, ये पेड़ पौधे होते हैं, और जीवाश्म ईंधन के रूप में जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और ये हमारा कोयला हो गया, इस तरह के जो होंगे, ये होंगे हमारे जीवाश्म ईंधन। फिर आ जाते हैं दूसरा जो है संसाधनों का प्रयोग होता है, वे है मानवीय किस तरह से हैं, जो मतलब इंसान ने बनाई हैं उसे। जैसे कि संरचना एवं संस्थाएं किस तरह से हो गई, जैसे कि मानव के कल्याण के लिए कोई भी संस्था बना दी, वही पेड़ पौधों का रोकथाम करने के लिए कोई बोर्ड वगैरह बना दिया, इस तरह से। फिर मात्रा एवं गुणवत्ता। फिर इसमें क्या होगा, इसमें हमें उसकी मात्रा का और गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। जैसे कि बहुत से साधन होते हैं, जैसे कि भोजन, हमने अनाज वगैरह उगाया, प्रकृति का है, लेकिन हमको एक उनकी मतलब गुणवत्ता, उनकी मात्रा वगैरह का रहता है। अनाज बो दिया, धान बो दिए, इस तरह से। तो इनमें क्या होता है, इनमें कहीं ना कहीं इंसान जो है प्रयास करता है, और प्रयास के बाद ही वह हमारे सामने चीज़ आती है, तो वे मानवीय द्वारा होते हैं रचित। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि सतत पोष के विकास। सतत क्या होता है, एक कंटिन्यू जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू। जैसे कि यहाँ है कि सतत पोष के आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता की अवहेलना न हो। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने अनाज बो दिया, दालें गेहूँ वगैरह बो दी, तो इनसे क्या होगा, इनसे प्रकृति के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी, वह एक निरंतर शुरू से ही ये चलता आ रहा है क्रम।
तो इस तरह से हो जाएंगे। फिर आता है कि संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन कैसे होगा कि हम किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना होवे, उसे मतलब आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम उनको बचा सके। तो ये हो जाएगा नियोजन करना। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। राष्ट्रीय और प्रांतीय, प्रांतीय मतलब राज्य, और स्थानीय, स्थानीय जैसे क्षेत्रों में ये संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। वही मैंने बताया आपको कि मतलब हमको क्या करना है, एक सही तरीके से, और जो मतलब जैसे ये हो गए प्राकृतिक हो गए, ये नवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय हो गए, तो इनका क्या है, हमें बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वे भी इनका इस्तेमाल कर सके। फिर संसाधन के नियोजन का लाभ, तो इससे क्या होगा कि संसाधनों की बर्बादी कम होगी, बहुत ज़्यादा ना किसी भी चीज़ को हम बर्बाद ना करें, और पर्यावरण प्रदूषण से भी हमको मुक्ति मिलेगी, और जो मतलब आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रख के भी वो भी इस चीज़ का उपयोग कर सकती है। फिर आ जाता है संरक्षण का अर्थ। तो संरक्षण का अर्थ क्या आता है कि मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। क्या है कि संसाधनों के प्रबंधन, वही एक मतलब निश्चित मात्रा में हम किसी भी चीज़ का यूज करें। जैसे कि अब क्या हुआ है, कुछ जो हैं हमारे यहाँ वनों की, पेड़ पौधों की, और जो जीव जंतु है उनकी जातियाँ क्या हैं, वे विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके संरक्षण के लिए हमने क्या करे हैं, बहुत से रिजर्व ये संस्थाएं वगैरह बनाई हैं, जिससे इनकी जो है ध्यान रखा जाता है। जैसे कि बाघों की प्रजाति हो गई, कुछ हमारे ये हो गए, जो पहले जैविक खाद वगैरह मिलते थे, जो पहले मतलब जो फसलें पहले अच्छी तरह से हो जाती थी बिना खाद दवाई के, वो अब नहीं होती। तो इस तरह से हमको उनको संरक्षित करना होता है। फिर आ जाते हैं मृदा। तो मृदा क्या होती है, मृदा होती है मिट्टी। तो मिट्टी क्या है कि भू प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी जो परत होती है, प्रॉपर्टी मतलब मिट्टी जो पृथ्वी की लेयर होती है, पृथ्वी की लेयर मतलब परतें होती है, परतों वाइज होती है पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो ऊपरले वाली जो होती है ना, ऊपरले वाली परत, उसको क्या बोलते हैं, इसको मिट्टी बोलते हैं, यानी कि मृदा। और जो विखंडित शैल चूर्ण से बनी है, तो ये किस चीज़ से बनी है, ये चूर्ण से यानी कि मिट्टी से ये बनी है, और पौधों के लिए ये उपयोगी है, और इसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। कहने की क्या बात है, जो पृथ्वी का जो ऊपरला हिस्सा है उसको हम मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। फिर मृदा का वर्गीकरण। तो मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो उसकी उर्वरकता और रंगों के आधार पर किया जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं, कहीं पर काली मिट्टी, कहीं पर सफ़ेद मिट्टी, कहीं पर लाल मिट्टी, इस तरह की पाई जाती है। और उनमें उर्वरकता मतलब कितनी उनको पैदावार है उनकी, इस तरह से होती है। फिर मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन किस तरह बोलते हैं, मिट्टी के कटाव को, जैसे कि पानी वगैरह, बाढ़ वगैरह आ जाती है और हवा चलती है, इस तरह से मिट्टी का कटाव हो जाता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं मृदा अपरदन के। फिर आ जाते हैं कि भू अपरदन के कारण। तो भूमि के अपरदन के कारण क्या क्या है, ये है वनस्पति अथवा वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक चराई के कारण, पहाड़ी ढालों पर ढाल की और खेत जोतने के कारण, और अत्यधिक वर्षा के कारण जो है मृदा अपरदन होता है। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, 10th क्लास की NCERT से। और अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, और क्लास को शेयर ज़रूर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये क्लास होने वाली है। थैंक यू गाइस।